नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आज ही यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसकी जो पहली शिफ्ट अभी हुई है, तो उसका एग्ज़ाम पेपर जो है वो हमारे पास आ चुका है। तो उसमें हमारे जितने भी जीएस के क्वेश्चंस आए हैं, 40 क्वेश्चंस हैं उसमें जीएस के। तो हम उनको एक बार डिटेल में डिस्कस करके देखते हैं कि समझेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और हालांकि जब मैंने क्वेश्चंस को देखा है एक बार, तो उसमें कोई मुझे ऐसा क्वेश्चंस नहीं लगा जो बहुत ज़्यादा डीप पूछा गया है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो एक बार चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपका किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। तो एक बार चलिए हम उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आज अभी आपका यूपी पुलिस यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। ये आपके 1 नवंबर 1 नवंबर 1 नवंबर की आज की फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस हैं। तो इनको हम एक बार डिस्कस करके देखते हैं। तो आप सभी मुझे आंसर बताते चलिएगा। तो बताइए कि पहला क्वेश्चन आपके सामने कि तजाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि तजाकिस्तान की राजधानी क्या है। बैंकॉक है, ताइपे है, दुशांबे है या आपकी लोम है। तो आप सभी को पता होगा कि तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है आपके दुशांबे। तो तजाकिस्तान की राजधानी क्या है आपकी, दुशांबे। आप सभी को पता ही होगा। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि ये जो आपका तजाकिस्तान है, थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं इसका। ये जो आपका तजाकिस्तान है, जो आपका तजाकिस्तान है, एक प्रकार की कैसी है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसी है आपकी, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी होती है भैया, तो वो कंट्री जो चारों ओर से लैंड से, भूमि से घिरी हुई होती है। तो वो आपकी लैंड लॉक्ड कंट्री होती है। तो इसकी राजधानी क्या है आपकी, दुशांबे। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि इसकी करेंसी क्या है। इसकी करेंसी क्या है, आपसे इसकी करेंसी से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो आपका तजाकिस्तान है, इसकी जो करेंसी है आप सभी बताइए क्या है आपका, सोमोनी। तो इसकी करेंसी क्या है आपका, सोमोनी। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ऑफिशियल आपकी लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज को भी आपको पता होगा, क्या है आपकी, तजिक। तो तजिक इसकी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा जैसे हमारे इसमें और ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे हमारे और ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपका बैंकॉक इसमें दिया हुआ है। तो बैंकॉक आप सभी को पता है किसकी है, थाईलैंड की है। थाईलैंड की राजधानी है आपका, कैपिटल ऑफ थाईलैंड। इसके अलावा आपका ताइपे दिया हुआ है। जो आपका ताइपे है यह आपकी कैपिटल ऑफ ताइवान, कैपिटल ऑफ ताइवान। इसके अलावा दुशांबे तो हो ही गई हमारी ताजिकिस्तान की। और जो आपका ये लोम दिया हुआ है, ये है आपकी टोगो की कैपिटल। किसकी, आपकी टोगो की कैपिटल, जो कि एक वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है, जो कि आपकी एक वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है। तो इसका सही आंसर है आपका दुशांबे। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, आपसे पूछ रहा है कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका के 2021 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। नाओमी ओसाका को दिया गया है, सिमोन बाइल्स को दिया गया है, लियोनल मेसी को दिया गया है या आपका लुइस हैमिल्टन को आपका ये अवार्ड दिया गया है। तो चलिए एक बार मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सिमोन बाइल्स। जो आपकी सिमोन बाइल्स है, इन्हें आपका दिया गया है 2021 में। 2000, ये कुछ इशू आ रहा है अभी नोट में, 1 मिनट आप रुकिए। चल जा भाई, इतनी भी क्या खता हुई। देखो मैं लिख रहा हूँ और उसके बाद ये मिट जा रहा है। चल जा भाई। अब चलिए देखो, जो ये वाला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है
कि 2021 में किसे टाइम पत्रिका के 2021 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया था? तो ये चुना गया था आपका सिमोन बाइल्स को। किसको चुना गया था? आपको सिमोन बाइल्स को। अब आपसे पूछ ले भैया सिमोन बाइल्स कौन है, तो बताइए मुझे सिमोन बाइल्स कौन है? सिमोन बाइल्स आपकी कौन है? क्या कोई बता सकता है सिमोन बाइल्स कौन है? तो ये एक आपकी जिम्नास्ट प्लेयर है। क्या है आपकी? जिम्नास्टिक प्लेयर है, जिम्नास्टिक प्लेयर है आपकी। और इन्हें आपका 2021 में टाइम पत्रिका के 2021 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब इन्हें आपका दिया गया था। इसके अलावा इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। कौन है आपकी? जैपनीज टेनिस प्लेयर है, जैपनीज टेनिस प्लेयर है, जैपनीज टेनिस प्लेयर है। इसके अलावा जो आपके लियोनेल मेसी है, आप सभी जानते हैं फुटबॉल खिलाड़ी है। और जो आपके लुइस हैमिल्टन है, इनके बारे में भी आप सभी को पता ही होगा कि ये एक ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसर खिलाड़ी है। तो उसका सही आंसर आपका सिमोन बाइल्स। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपसे पूछ रहा है कि मेघालय का जीएसटी राज्य कोड क्या है? तो यार फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। आपसे पूछ रहा है कि मेघालय जो है इसका जीएसटी कोड क्या है? तो जो हमारे स्टेट्स हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं, इनको एक जीएसटी कोड में बांटा हुआ है, इनको एक जीएसटी कोड में बांटा हुआ है। तो मेघालय का कोड पूछ रहा है, तो मेघालय का कोड है आपका 17। आपसे पूछ ले कि 15 किस स्टेट का कोड है, 16 किस स्टेट का कोड है, या आपका 14 किसी स्टेट का कोड है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका 15 है, आपका 15 है वो है आपका मिजोरम का। वो किसका है? आपका मिजोरम का। जो 16 है आपका, वो किसका है? आपका त्रिपुरा का। किसका है? आपका त्रिपुरा का। और जो 14 आपका, वो है मणिपुर का, वो है आपका मणिपुर का। और मेघालय क्या है? आपका 17। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 17। तो जीएसटी के कोड से क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके सामने है पॉलिटी से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है? तो आप मुझे बताओ कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो हमारा उच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 224 या अनुच्छेद 222। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता ही होगा कि आर्टिकल आर्टिकल 226 के अंतर्गत, आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो हमारा हाई कोर्ट है, जो हमारा हाई कोर्ट है, वो फंडामेंटल और अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए रिट्स जारी कर सकता है। और यह सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 से व्यापक अधिकार देता है। इसके अलावा आप सभी को यहाँ पे रिट्स के टाइप भी पता होगा, जैसे हैबियस कॉर्पस है, मैंडेबस है, प्रोहिबिशन है, कोर्टियारी है, को वारंटो है, तो वो सब आपको पता ही है। इसके अलावा इसमें अनुच्छेद 228 दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 228 के बारे में भी आप सभी को पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन वाले मामले में हाई कोर्ट को पावर देता है। जो हमारा आर्टिकल 224 है, 226 तो बता ही दिया आपको, जो हमारा आर्टिकल 224 है वो एडिशनल एक्टिंग या जज की नियुक्ति के लिए है। और जो हमारा आर्टिकल 222 है वो जज का ट्रांसफ़र एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में करता है। जज का ट्रांसफ़र एक हाई कोर्ट से दूसरे में रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर है हमारा अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन है तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी की दर क्या है? तो आपसे पूछ रहा है कि तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी की दर क्या है? तो 2% है, 5% है, 3% है या आपका 10% है? सबसे पहले तो आपको ऑप्शन डी को कट मार देना चाहिए, क्योंकि 10% हमारी जीएसटी में कोई स्लैब ही नहीं है। 10% हमारे जीएसटी में कोई स्लैब ही नहीं है। तो तंबाकू के पत्तों पर जो है वो है आपका 5% की जीएसटी। कितने की है आपकी? 5% की जीएसटी। इसके अलावा आपसे पूछ ले जो तंबाकू के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, एक तो सिंपल आपका क्या हो गया? टैबाको हो गया, तो आपका रो टबैको हो गया, लेकिन इस पे कितना है? 5% जीएसटी है। लेकिन जो टबैको के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिनको कंपनी में बन चुके होते हैं, जिनकी पैकेजिंग वगैरह हो जाती है, तो उन पर कितने का है? उन पे है आपका 28% का जीएसटी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 15 मई 2022 को किस देश ने अपना पहला थॉमस कप जीता था? यानी कि एक थॉमस कप है आपका,
तो आपसे पूछ रहा है कि इस थॉमस कप को पहली बार जीतने वाला कौन सा देश है आपका, जापान, मलेशिया, भारत या सिंगापुर। तो ऐसा तो आप में से शायद ही कोई होगा जो इसका आंसर ना जानता हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया ने अपना पहला थॉमस कप जीता था। इंडिया ने क्या जीता, अपना पहला थॉमस कप कब जीता, 15 मई, 15 मई 2022 को इंडिया ने अपना पहला क्या जीता आपका, थॉमस कप, थॉमस कप। अब आप जिन साथियों को नहीं पता वो सोच रहे होंगे भाई ये थॉमस कप क्या है, तो आपसे भी जानते हैं कि बैडमिंटन वर्ल्ड मेंस टीम के लिए एक चैंपियनशिप होती है। तो ये आपका सबसे पहले तो ये देखो किस गेम से रिलेटेड आपका थॉमस कप, तो किससे रिलेटेड आपका, बैडमिंटन से। किससे रिलेटेड आपका, बैडमिंटन से रिलेटेड है थॉमस कप। और 15 मई 2022 को जब ही हुआ तो भारत ने किसको हरा कर जीता, भारत ने किसको हरा कर जीता, किसको हरा कर जीता, तो आपको ये भी याद होगा कि इंडोनेशिया को, इंडो हराया, किसको हराया आपका, इंडोनेशिया को। किसको हरा कर जीता था आपका, इंडोनेशिया को हराकर जीता था। हालांकि जो आपका जापान है वो जापान ऑलरेडी 2014 में जीत चुका है इसको, सिंगापुर ने तो अभी तक जीता ही नहीं है। और मलेशिया भी 5 बार इसका विजेता रह चुका है। मलेशिया भी कितनी बार जीत चुका है इसको, 5 बार इसको ऑलरेडी जीत चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, इंडिया। नेक्स्ट आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, वैन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड, 22 सितंबर, 21 नवंबर, 14 फरवरी या आपका 2 अक्टूबर। जल्दी से बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, कब बनाया जाता है आपका, 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आपका अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ ले कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आपका अहिंसा, इसका उद्देश्य क्या है आपका, अहिंसा, शांति और सह अस्तित्व, सह अस्तित्व के विचारों को बढ़ावा देना, के विचारों को बढ़ावा देना, ये क्या है इसका आपका उद्देश्य है। इसकी घोषणा पूछ ले, इसकी घोषणा आपसे पूछ ले कि इसकी घोषणा कब हुई थी, तो इसकी घोषणा आपकी यूएनजी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा, जो कि आज ही हमने पढ़ी है, तो उसके द्वारा आपकी 15 जून 2007 को हुई थी। तो 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने घोषित किया था 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका। कोई दिक्कत इसमें, किसी साथी को कोई डाउट हो। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर 22 सितंबर दी एक डेट दी हुई है, इसको भी हम रिवीजन कर लेते हैं। तो 22 सितंबर को आपसे भी बताओ क्या बनाया जाता है, तो आप सभी जानते हो कि 22 दिसंबर को क्या बनाया जाता है आपका, वर्ल्ड रहीनो डे, वर्ल्ड रहीनो डे। इसके अलावा 21 नवंबर को बताओ क्या बनाया जाता है, तो 21 नवंबर को मनाया जाता है आपका, 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे, वर्ल्ड टेलीविज़न डे। इसके अलावा और कौन सी डेट बची हमारी, 14 फरवरी। 14 फरवरी को तो भाई सभी को पता ही होगा, ऐसा तो कोई होगा ही ना जिसको 14 फरवरी को पता ही ना हो, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, वैलेंटाइंस डे। नेक्स्ट है, बर्न किस देश की राजधानी है, तो बताओ बर्न जो है आपका वो किस देश की राजधानी है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको पता होगा कि जो बर्न है आपका वो स्विट्जरलैंड की राजधानी है, किसकी आपकी, स्विट्जरलैंड की। जबकि जो अंकारा है वो टर्की की राजधानी है, किसकी राजधानी है, अंकारा टर्की की है। जबकि यूरोप क्या है, यूरोप तो कोई कंट्री ही नहीं है, यूरोप तो कोई कंट्री ही नहीं है। इसके अलावा जो आपका डेनमार्क है, आप डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। तो इस वजह से बर्न जो है वो किस देश की राजधानी है आपकी, स्विट्जरलैंड की। और डेनमार्क की क्या है आपकी, कोपेनहेगन। तो डेनमार्क तो अपने आप में कंट्री है, और यूरोप कंट्री है नहीं, ये तो अपने आप में एक महाद्वीप है।
कौन सा संगठन दावोस स्विट्जरलैंड में अपनी वार्षिक बैठक में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वैश्विक नेताओं को एक साथ लाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच या आपका G20? तो जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो आपका स्विट्जरलैंड में अपनी एक वार्षिक बैठक में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वैश्विक नेताओं को एक साथ लेकर के आता है। जिसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1971 में। आपको याद होगा कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले, इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? स्विट्जरलैंड में। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग मुख्य रूप से किसे बेहतर बनाने के लिए किया जाता है? प्रदर्शन, सुरक्षा, ज्ञान या अधिकृत प्रवेश, ऑथोराइज्ड एक्सेस। तो पूछ रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग मुख्य रूप से किसे बेहतर बनाने के लिए? तो कंप्यूटर में जो एन्क्रिप्शन टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं, वो कंप्यूटर में किस चीज़ के लिए? सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए आपका यूज़ की जाती है। इसके अलावा कोड रेड किस प्रकार का है? कोड रेड इज़ अ टाइप ऑफ। तो पूछ रहा है कि मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये है कि कोड रेड क्या है? फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस प्रोग्राम है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, या आपका एक कंप्यूटर वायरस है? तो जो आपका कोड रेड है वो एक प्रकार का आपका क्या है? कंप्यूटर वायरस है। कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आसान सा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पहला ऑप्शन देखते ही टिक हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है वो आपका चीन के साथ में क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता ही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपसे पूछ रहा है कि भूटान के साथ कौन सा राज्य जो है हमारा वो अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सिक्किम, असम, मणिपुर या आपका पश्चिम बंगाल? तो आपको पता भी है सिक्किम भी करता है, असम भी करता है और आपका पश्चिम बंगाल भी करता है। कौन सा नहीं करता भूटान के साथ में? मणिपुर भूटान के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि 1894 में आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। कब हुआ था आपका? 1894 में। और डेट सही दी थी मैं आपको बताऊं तो 23 जून 1894 में इसका आपका क्या हुआ था? गठन हुआ था। किसने किया था ये आपसे पूछ ले तो आपका पियर डी कुबर्टिन ने, पियर डी कुबर्टिन के द्वारा इसका आपका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले, इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले तो कहाँ है? लाओशेन, स्विट्जरलैंड। लाओशेन स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है कि पंचतंत्र, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके सामने? क्या हो भाई? कौन से क्वेश्चन पे आ रहे थे हम? आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो आपसे पूछ रहा है कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? भास, सुदृढ़, विष्णु शर्मा या आपका कालिदास? तो आपसे भी जानते हैं कि जो आपकी पंचतंत्र है, जो आपकी पंचतंत्र है, इसके लेखक कौन है? तो बताइए आपका विष्णु शर्मा। कौन है आपके? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के आपके लेखक हैं। आसान सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है, आप सभी जानते हैं कि इसे हमने किस में बांटा हुआ है? मंडलों में बांटा हुआ है। उत्तर प्रदेश को किस में बांटा हुआ है? मंडलों में, या आपका डिविजन्स में बांटा हुआ है। डिविजन्स में बांटा हुआ है। अब इनमें हर एक डिवीजन का क्या होता है? हेड होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस डिवीजन का हेड आपका कौन होता है? तो डिविजनल कमिश्नर होता है। कौन होता है आपका? डिविजनल डिविजनल
कमिश्नर होता है, जो एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, जो एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, ये होता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ आपका? डिविजनल कमिश्नर, यानी कि आपका मंडलायुक्त। जुलाई 2025 में तेलंगाना में चलाई गई ऑपरेशन मुस्कान 11 का प्रथम उद्देश्य क्या था? बच्चों को शोषणकारी और खतरनाक परिस्थितियों से बचाना, वयस्कों में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना, या ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण प्रदान करना। तो मैं आपसे बताऊं कि जो ये आपका ऑपरेशन मुस्कान 11 है, जो आपका ऑपरेशन मुस्कान 11 है, ये आपका 2025 में, यार ये आपका 2025 में जो हमारी तेलंगाना पुलिस है, जो हमारी तेलंगाना पुलिस है, उसके द्वारा इसको आपका शुरू किया गया। तेलंगाना पुलिस के द्वारा इसको शुरू किया गया। अब आपका क्वेश्चन है क्यों शुरू किया गया? तो इसका जो उद्देश्य था वो था जो आपके लापता, शोषित या बाल मजदूरी में फंसे हुए बच्चे हैं उनको बचाना। तो बच्चों के शोषणकारी और खतरनाक परिस्थितियों से बचाना इसका उद्देश्य था। तो इसका इस वजह से सही आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने किस पूर्व संस्थान का स्थान लिया है? नीति आयोग ने किस पूर्व संस्थान का स्थान लिया है? योजना आयोग का, सेबी का, आरबीआई का, या निर्वाचन आयोग का? तो योजना आयोग का। आप सभी को पता है किसका स्थान लिया आपका? योजना आयोग का, प्लानिंग कमीशन का, ये पता ही है भैया आपको। 1 जनवरी 2015 को। भारत ने अपनी राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति कब अपनाई जिसे ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया? तो पूछ रहा है कि भारत ने अपनी राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति जो है वो कब अपनाई जिससे ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया भारत? बताओ कब अपनाई थी? तो भारत ने ये अपनाई थी आपकी 2014 में। तो भारत ने 2014 में कृषि वानिकी नीति अपनाई और ऐसा करने वाला देश भारत देश क्या बन गया आपका? पहला देश बन गया। और इसका उद्देश्य था कि किसानों की जो आय है उसको बढ़ाना और भूमि के सतत उपयोगों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 80.12% सर्वाधिक है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, या आपका लखनऊ? तो यूपी जी के आपने पढ़ी होगी। तो जो आपकी उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ है आपका? गौतम बुद्ध नगर में। और जो गौतम बुद्ध नगर है उत्तर प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला भी, ये भी आपको पता होगा। क्यों है बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर जो है आपका, ये सबसे क्या है आपका उत्तर प्रदेश का शिक्षित जिला है? क्यों है बता सकता है कोई? क्योंकि यहाँ की जो औसत साक्षरता दर है, क्योंकि यहाँ की जो औसत साक्षरता दर है, बता सकता है कोई कितनी है? 67.68% है। भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? तो पता ही है भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? तो वाराणसी प्रसिद्ध है भैया, वाराणसी प्रसिद्ध है, पता ही होगा सभी को। लखनऊ तो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि लखनऊ तो किसके लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। और आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। और मथुरा पेड़ और धार्मिक महत्व के लिए, धार्मिक महत्व के लिए। तो इस वजह से सही आंसर वैसे भी क्या हो रहा है आपका? वाराणसी हो रहा है, नहीं भी पता तो भी। 2025 के मध्य में नयोम्बिया सुरक्षा सूचकांक में भारत का वैश्विक रैंक क्या था? वोट वॉज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द मिड 2025 नम्बिया सेफ्टी इंडेक्स? तो नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में भारत की रैंक पूछ रहा है क्या थी? 53वीं, 82वीं, 67वीं, या आपका 45वीं? देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो आपका नम्बियो जो आपका नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स है, नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स है, ये आपका क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। और इसमें क्या पूछ रहा है आपकी? इंडिया की रैंक पूछ रहा है। तो इसमें इंडिया की रैंक थी आपकी 67। इंडिया की कितनी रैंक थी आपकी? 67। इसके अलावा इसमें पूछ ले आपका कि इसमें इंडिया का सेफ्टी स्कोर क्या था? तो इसमें इंडिया का सेफ्टी स्कोर था आपका 55.8%, सॉरी 55.8,
इसमें क्या था, सेफ्टी स्कोर था। और इसके अलावा इस इंडेक्स में पूछ ले कि शीर्ष पर कौन थे, इसमें आपका शीर्ष पर कौन थे, तो कतर, कतर और आपका यूएई, ये इसमें शीर्ष कंट्रीज है। तो भारत की रैंक क्या थी आपकी 67। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है, आपसे पूछ रहा है कि ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरणीय स्रोत है। गैर नवीनीकरणीय स्रोत का मतलब क्या है, नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का ऐसा सोर्स जो रिन्यूएबल ना हो, जिसको दोबारा ना बनाया जा सके। तो आपकी सोलर एनर्जी है भाई, ये तो रिन्यूएबल सोर्स है। कैसा सोर्स है, रेन्यूएबल सोर्स है, नवीनीकरणीय स्रोत है, बनाया जा सकता है आसानी से। जो आपका क्या है, जैव भार है, बायोमास है, इसको भी बनाया जा सकता है। इसको भी क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, तो जो आपके जैव अपशिष्ट, जैव अपशिष्ट से प्राप्त नवीनीकरणीय ऊर्जा है, प्राप्त नवीनीकरणीय ऊर्जा है, नवीनीकरणीय ऊर्जा है। तो ये भी सही आंसर नहीं है। जो पवन है भैया, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो इसका सही आंसर है आपका कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। क्यों है, कोई बता सकता है? क्योंकि जो क्रूड ऑयल है ना आपका, वो ये लाखों वर्षों में बनता है, और जब लाखों में वर्षों में बनता है तो एक बार समाप्त होने पर पुनः तो बन नहीं सकता आसानी से इतना। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, चित्रावती, कृष्णा, रावी या आपका गंगा? तो ये तो पता ही है भैया, किस नदी के तट पर स्थित था आपका, रावी के। आसान सा क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि जो आज ये आपका एग्जाम हुआ, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, बहुत बेसिक और आसान आसान आपके क्वेश्चन हैं। जैसे पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1346 में, 1356 में, 1366 में या आपका 1336 में? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि कब हुई थी इसकी स्थापना आपका 1336 में। कब हुई थी इसकी स्थापना आपका 1336 में। इसके अलावा आपसे पूछ ले किसने करी, तो हरिहर और बुक्का राय ने की थी। चलो लिख ही देता हूँ, हरिहर और आपका बुक्का राय ने की थी, ये आपको पता ही है। और इसकी राजधानी आपसे पूछ ले, इसकी राजधानी भी तो आपसे पूछ सकता है, तो हम्पी थी। क्या थी इसकी राजधानी, हम्पी। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागी पक्षी अभयारण्य जिसे नया रामसर स्थल घोषित किया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, बिहार में, राजस्थान में या आपका तमिलनाडु में? तो पूछ रहा है नागी पक्षी अभयारण्य जिसे नया रामसर स्थल घोषित किया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नागी पक्षी अभयारण्य जो है वो आपका किस राज्य में है। फिर ये याद रखना है आपको किस जो आपका रामसर स्थल घोषित किया गया, ये कब रामसर स्थल घोषित किया गया? तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। तो जो आपका नागी पक्षी अभयारण्य है, सबसे पहले तो आप सभी याद रखेंगे कि ये कहाँ पर है आपका, ये आपका बिहार में। कहाँ पर है आपका नागी पक्षी अभयारण्य, ये है आपका बिहार में। और बिहार के भी पूछ ले आपसे किस जिले में है, तो जमुइया, जमुई, जमुई जिले में है। कहाँ पर है आपका, जमुई जिले में है। इसके अलावा पूछ ले कब इसको रामसर साइट्स घोषित किया गया, तो 2024 में। कब आपका 2024 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। देखो मुख्य न्यायाधीश का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा है। उसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश। तुरंत कट लग जाना चाहिए, इस पर भी तुरंत कट लगना चाहिए, लग जाना चाहिए। अब आपका दो ऑप्शन, महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल या आपका सेक्रेटरी जनरल। तो इसको कहते हैं आपका सेक्रेटरी जनरल, यानी कि आपका महासचिव। नेक्स्ट आपके सामने, किसी क्षेत्र में अनधिकृत या अवैध बस्ती के लिए क्या शब्द है जो सामान्यतः उस भूमि पर होती है जो बसने वालों को स्वामित्व में नहीं होती? क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा समझेंगे। क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र में अनाधिकृत या अवैध बस्ती के लिए क्या शब्द है जो सामान्यतः उस भूमि पर होती है जो बसने वालों के स्वामित्व में नहीं होती? स्क्वाटर सेटलमेंट, स्क्वेटर सेटलमेंट, या आपका जेंट्रिफिकेशन, या अर्बनाइजेशन, या आपका होम स्टेडिंग? तो देखो ये क्वेश्चन आपका कैसे होगा। ये इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो इसमें ऑप्शंस में वर्ड दिए हुए हैं इनका आपको अर्थ पता होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकते हो। जैसे आपका ये वर्ड दिया हुआ है आपका होम स्टेडिंग, तो यदि मैं आपसे कहूँ कि होम स्टेडिंग शब्द का मतलब क्या है,
तो होम स्टेडिंग शब्द का मतलब है सरकारी भूमि पर कानूनी रूप से बसना, सरकारी भूमि पर कानूनी रूप से बसना, तो उसे क्या कहते हैं हम आपका होम स्टेडिंग। अर्बनाइजेशन आपसे पूछ ले तो अर्बनाइजेशन का मतलब है कि जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण। तो जो भी जनसंख्या है जब उसका ग्रामीण से शहर की ओर स्थानांतरण होता है तो उसे आपका अर्बनाइजेशन कहा जाता है। जबकि जेंट्रिफिकेशन जो है वो शहरी क्षेत्र का पुनर्विकास है। जो आपका जेंट्रिफिकेशन है ये शहरी क्षेत्र का क्या है, शहरी क्षेत्र का पुनर्विकास है। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका स्क्वाटर सेटलमेंट। तो जो स्क्वाटर सेटलमेंट है ये एक ऐसी बस्ती होती है जो बिना कानूनी अधिकार की किसी भूमि पर बसाई जाती है, तो उसे हम आपका स्क्वाटर सेटलमेंट कहते हैं। भारतीय संविधान का भाग 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपका स्थानीय सरकार से, मौलिक अधिकार से, आपातकालीन प्रावधान से या राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो ये तो आपको पता ही है। जो संविधान का पार्ट 18 है आपका 352 से 352 से लेकर के 360 तक आपका आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन करता है। और इसमें भी 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख करता है, राष्ट्रीय आपातकाल का, राज्य आपातकाल का और आपका वित्तीय आपातकाल का। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आपातकालीन प्रावधान। नेक्स्ट, गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो पूछ रहा है गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है आपका कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा, कहाँ पर स्थित है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर है आपका कर्नाटक में। तो कौन सा ऑप्शन है आपका कर्नाटक में, पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये तीसरा ऑप्शन। तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है आपके। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है लंगड़ा उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले किस फल की प्रसिद्ध किस्म है। लंगड़ा जो है उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले किस फल की प्रसिद्ध किस्म है। आम, सेब, केला या लीची। ये तो पता ही होगा भैया किसकी है, आम की एक प्रसिद्ध किस्म है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन पर। कोरे कागज पुस्तक किसने लिखी है, कोरे कागज पुस्तक किसने लिखी है। तो ये बताइए आपको किसने लिखी है। तो अमृता प्रीतम ने लिखी है। किसने आपका, अमृता प्रीतम ने। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हियरिंग डे आप मुझे बताइए कब मनाया जाता है। तो 11 मई को, 1 सितंबर को, 3 मार्च को या आपका 4 दिसंबर को। तो यदि मैं 11 मई की बात करूं, स्टार्टिंग से ही बात करते हैं, तो 11 मई को बनाया जाता है आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और जबकि 1 सितंबर को मनाया जाता है आपका न्यूट्रिशन वीक। 1 सितंबर से स्टार्ट होता है आपका न्यूट्रिशन वीक। और जबकि 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आपका इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका 3 मार्च। 3 मार्च को बनाया जाता है आपका वर्ल्ड हियरिंग डे। माई स्पेस किस वर्ष लॉन्च किया गया था, माई स्पेस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया माई स्पेस है क्या। तो माई स्पेस है आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट। माई स्पेस एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ये पूछा है किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये आपका लॉन्च किया गया था 2003 में। और ये भी पूछ रहे 2003 में किसके द्वारा किया गया था। तो 2 व्यक्ति थे आपका, एक थे टॉम एंडरसन और एक थे आपके क्रिस डी वोल्फ। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा 2003 में एक सोशल नेटवर्किंग साइट माई स्पेस का आपका माई स्पेस लॉन्च की गई थी। कब आपका 2003 में। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, भाई रोंटगन ने। ज़रूरत ही नहीं कुछ और डिस्कस करने की। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR की स्थापना आपसे पूछ रहा है कि कब की गई है। तो बताओ भाई DSIR की स्थापना कब की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसकी स्थापना की गई आपकी 1985 में। ऑप्शन ए ही है 1985 में इसकी आपकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान और जितने भी हमारे औद्योगिक नवाचार हैं
तो जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है उनको औद्योगिक नवाचारों से जोड़ना। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हमारी, उसके अंतर्गत ही आपका काम करती है। तो कब स्थापना हुई थी इसकी आपकी? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टिकटॉक के संस्थापक कौन है? इवान स्पीगल और आपका झांग यिमिंग, बेन सिल्बरमैन और आपके केविन सिस्टोम। तो झांग यिमिंग आपके टिकटॉक के संस्थापक हैं, फाउंडर है। एनिमल फॉर्म पुस्तक किसने लिखी है? तो एनिमल फॉर्म पुस्तक आपसे पूछ रहा है कि एनिमल फॉर्म पुस्तक किसने लिखी है? जॉर्ज ऑरवेल ने, विंस्टन चर्चिल ने, विलियम शेक्सपियर ने, या आपका चार्ल्स डिकेंस ने? तो बताइए। तो जो आपकी एनिमल फॉर्म है ये आपकी 1945 में, आपका 1945 में लिखी गई जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा आपकी लिखी गई। कब? 1945 में। तो कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन ए ही है, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। जबकि विंस्टन चर्चिल की यदि मैं बात करूं तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे हैं भाई, ये तो आप सभी को पता ही होगा। विलियम शेक्सपियर भाई, ये तो बहुत प्रसिद्ध बड़े लेखक हैं, किसी परिचय की मोहताज ही नहीं है। और चार्ल्स डिकेंस जो हैं ये आपके ओलिवर ट्विस्ट के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। तो ये 40 क्वेश्चन थे आपका जो पूछे गए आज यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम के अंदर। तो इनमें मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था या कंसेप्ट बेस्ड था। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस थे और आसानी क्वेश्चंस थे। तो कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, सारे इजी क्वेश्चंस थे। सबका आंसर मैंने आपको बता दिया। और इसकी जो एक्चुअल पीडीएफ है, ऑफिशियल पेपर है, वो मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल ही दिया है। और ये सारे क्वेश्चन सब आपने देख ही लिए। तो इनमें कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिस पर विशेष रूप से चर्चा की जाए। तो ये सारा आज का हमारा डिस्कशन रहा। तो यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं @jswithkartik पर। थैंक यू सो मच।